चलिए तो अपन आयतन के बारे में पढ़ रहे थे। फेफड़ों का आयतन हमने पढ़ा था। फेफड़ों के आयतन में अपन ने क्या पढ़ा? एक तो सबसे पहले तो ज्वारीय आयतन पढ़ा था। ज्वारीय आयतन में क्या पढ़ा था कि सामान्य श्वसन के दौरान, अगर अपन बात करें किसकी, सामान्य श्वसन की, तो सामान्य श्वसन में अंतः श्वसन के दौरान जितनी वायु अंतः श्वसित करते हैं या जितनी वायु बाहर निकालते हैं बाह्य श्वसन के दौरान, उसको अपन क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। फिर अपन ने पढ़ा अंतः श्वसित आरक्षित आयतन। उसमें क्या होता है कि सामान्य अंतः श्वसन के बाद, सामान्य अंतः श्वसन के बाद जितनी और बलपूर्वक ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं? और 2.5 से 3,000, 2,500 से 3,000। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन। इसमें क्या होता है? सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात जितनी वायु हम और निष्कासित कर सकते हैं बलपूर्वक, लेकिन सामान्य बाह्य श्वसन करने के बाद और जितनी निकाल सकते हैं, उसको कितनी निकाल सकते हैं? 1000 से 1100। और अगर पूरी वायु हम बाह्य श्वसित करते हैं बलपूर्वक, उसके बाद भी फेफड़ों में कुछ वायु बची रह जाएगी भाई, उसके बाद जो वायु बची रह जाएगी उसको क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे अवशिष्ट आयतन या रेसिडुअल वॉल्यूम। कितनी बची रह जाती है? 1100 से 1200 ml। तो ये तो था आयतन के बारे में। अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं फेफड़ों की क्षमताएं, या जिसको अपन कहते हैं कैपेसिटी। तो अपन क्षमताओं या कैपेसिटी की बात करते हैं कि क्षमता या कैपेसिटी क्या होती है। देखो क्षमताएं जो होती हैं 2 या 2 से अधिक आयतनों का योग होती है। 2 या अधिक आयतनों का योग जो होता है, जो सम होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्षमताएं। चलिए एक एक करके क्षमताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली क्षमता जो है, अच्छा इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, फिर से जो हमने पहले बनाया था। यहाँ पर पहले क्या बनाया था? ये हो गया। देखो अपन ने कहा था ये तो क्या है? टाइडल वॉल्यूम में ज्वारीय आयतन है। सामान्य अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, सामान्य अंतः श्वसन के पश्चात बलपूर्वक अंतः श्वसन IRV, सामान्य बाह्य श्वसन किया उसके बाद बलपूर्वक बाह्य श्वसन ERV, और जो बच गया वो क्या है? जो बच गया वो है RV। तो अब देखिए, अब अपन बात करते हैं आयतन की और क्षमताओं की। और क्षमताओं में सबसे पहली क्षमता जो अपन पढ़ रहे हैं वो है IC, या जिसको अपन कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, या क्या कहते हैं? अंतः श्वसित क्षमता, जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? देखो यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो अपन कहते हैं ना, अपन इसको कहते हैं IC इज इक्वल टू TB प्लस IRV। TB प्लस IRV, TB मतलब सामान्य अंतः श्वसन, IRV मतलब बलपूर्वक अंतः श्वसन। भाई IRV अपन कहते थे कि सामान्य अंतः श्वसन के बाद, और IC कहते हैं सामान्य अंतः श्वसन के साथ। ठीक है, पहले सामान्य अंतः श्वसन करेंगे मतलब TB, और साथ में क्या करेंगे? सामान्य अंतः श्वसन करेंगे, वो क्या हो गया? TB, और बलपूर्वक अंतः श्वसन करेंगे, वो क्या हो गया? IRV। इसको जोड़ के अपन क्या बोलते हैं? इसको जोड़ के अपन IC कहते हैं। मतलब अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य बाह्य श्वसन के बाद जितनी अधिकतम वायु हम ले सकते हैं, भाई सामान्य बाह्य श्वसन के बाद, मतलब सामान्य बाह्य श्वसन मतलब यहाँ पर आ गए। अब जितनी अधिकतम वायु ले सकते हैं तो कितनी ले सकते हैं? TB और IRV। इसी को अपन क्या कहेंगे? IC कहेंगे। ठीक है, तो IC को अपन कैसे लिखते हैं? IC का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात जितनी अधिकतम वायु अंतः श्वसित की जा सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? IC। बात समझ में आई? भाई IRV तो था सामान्य अंतः श्वसन के बाद, यहाँ कह रहे हैं सामान्य अंतः श्वसन भी करेंगे और बलपूर्वक अंतः श्वसन भी करेंगे। तो अपन सीधा सा ये बोल सकते हैं सामान्य बाह्य श्वसन के बाद जितनी लेंगे, सामान्य बाह्य श्वसन के बाद कितनी लेंगे? TB लेंगे और IRV लेंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अंतः श्वसित क्षमता। और TB का मान कितना होता है? सामान्य का 500, IRV का अधिकतम ले लो कितना? 3000, तो ये कितना होता है? 3500 मिलीलीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरी क्षमता जो आएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? EC या क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, या जिसको अपन क्या कहेंगे? बाह्य श्वसित यानी श्वसित क्षमता कहेंगे। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या बाह्य श्वसित क्षमता क्या होती है? तो देखिए EC को अपन लिखते हैं TB प्लस ERV, सामान्य बाह्य श्वसन और बलपूर्वक बाह्य श्वसन। भाई ERV है बलपूर्वक बाह्य श्वसन, और TB क्या है? सामान्य बाह्य श्वसन। भाई TB को तो अपन बाह्य श्वसन में भी लेते हैं, अंतः श्वसन में भी लेते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर इसके बाद, मतलब इन दोनों को जोड़ के कह रहे हैं ना पर, TB प्लस ERV को अपन कैसे कह सकते हैं कि सामान्य अंतः श्वसन के बाद, मतलब इस पॉइंट पे आ गए, सामान्य अंतः श्वसन के बाद जितनी अधिकतम वायु निकाल सकते हैं, कितनी निकाल सकते हैं? पहले TB निकालेंगे फिर ERV निकालेंगे। तो सामान्य अंतः श्वसन के बाद जितनी अधिकतम निकाल सकते हैं, तो अपन इसको कह सकते हैं वायु की वह अधिकतम मात्रा जो सामान्य अंतः श्वसन के पश्चात, बाह्य श्वसित की जा सकती है। बात समझ में? सामान्य अंतः श्वसन के पश्चात कितनी निकालेंगे? एक तो सामान्य बाह्य श्वसन करेंगे और उसके बाद बलपूर्वक बाह्य श्वसन करेंगे। तो TB प्लस ERV, मतलब TB कितना हो गया? 500, ERV कितना हो गया? अधिकतम वाली वैल्यू ले ले तो 1100 कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? 1600 ml हो गई। तो ये वायु की वो अधिकतम मात्रा है जिसको सामान्य अंतः श्वसन के पश्चात बाह्य श्वसित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं या बाह्य श्वसित क्षमता कहते हैं। तीसरा चलिए देखते हैं, तीसरा है FRC, या जिसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, या इसको क्या कहेंगे? कार्यात्मक अपशिष्ट क्षमता। देखिए कार्यात्मक अपशिष्ट क्षमता को कैसे परिभाषित करते हैं यहाँ पर कि सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात वायु की वह मात्रा जो सामान्य
बाह्य श्वसन के पश्चात फेफड़ों में रह जाती है। कितनी रह जाती है? देखो वायु की वो मात्रा, जैसे अपन ने सामान्य बाह्य श्वसन कर दिया, सामान्य बाह्य श्वसन करने के पश्चात फेफड़ों में क्या बचा? तो सामान्य बाह्य श्वसन अपन ने किया, सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात फेफड़ों में कितनी वायु रह गई? देखो सामान्य बाह्य श्वसन था, अभी एक तो ईआरबी रह गई जिसको हम बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अभी निकाला नहीं है, और दूसरी कौन सी रह गई? आरबी, जो कि फेफड़ों में हमेशा रहती है। ठीक है, तो सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात जितनी भी रह गई वो सारी क्या है? एफआरसी। तो क्या हो जाएगा? ईआरबी प्लस आरबी। ईआरबी कितना? 1100, आरबी कितना? 1200, कितना आ गया? 2300 ml आ गया। इसको अपन क्या करेंगे? एफआरसी करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा आयतन है वाइटल कैपेसिटी, वीसी कहते हैं जिसको, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? ये हो गया जैव क्षमता। अब देखिए जैव क्षमता को अपन कैसे लिखते हैं? जैव क्षमता क्या होती है? जितनी अधिक, हम पहले अधिकतम वायु निकाल दें, अधिकतम वायु हम क्या कर देंगे? बाह्य शोषित कर देंगे, उसके बाद अधिकतम वायु अंतः शोषित करेंगे। पहले अधिकतम वायु हमने क्या कर दी? बाह्य शोषित कर दी, तो यहाँ पर आ गए भाई, अधिकतम वायु बाह्य शोषित करी तो इस पॉइंट पे आ गए ना। अब जितनी अधिकतम ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं? ईआरबी, टीबी और आईआरबी, या उल्टा बोल दें, उल्टा कैसे? अधिकतम वायु ले मैंने, अपन कहां पर आ गए? इधर पे। अब कितनी अधिकतम निकाल सकते हैं? आईआरबी, टीबी, ईआरबी, इनके योग को अपन क्या बोलते हैं? इसके योग को अपन वीसी कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात, अधिकतम लेने के बाद जितनी अधिकतम निकाल सकते हैं या अधिकतम निकालने के बाद जितनी अधिकतम ले सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन वीसी कहते हैं। तो अपन वीसी को कैसे लिखें? वायु की अधिकतम मात्रा जो बलपूर्वक अंतः श्वसन के पश्चात, जो बलपूर्वक अंतः श्वसन के पश्चात बलपूर्वक निष्कासित की जा सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वीसी। या उल्टा भी कह सकते हैं इसको, इसका अपोजिट भी तो कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूसरी बात अपन, दूसरा क्या कह सकते हैं? वायु की अधिकतम मात्रा जो बलपूर्वक बाह्य श्वसन के पश्चात अंतः श्वसित या बलपूर्वक अंतः श्वसित की जा सकती है। एक ही बात है, बलपूर्वक अंतः श्वसित की जा सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बताइए? वीसी इक्वल टू आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी। आईआरबी और टीबी क्या होता है? आईसी प्लस ईआरबी भी लिख सकते हैं कि नहीं? आईसी भाई, आईआरबी और टीबी आईसी तो होता है, आईसी प्लस ईआरबी। ये दूसरा भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख दो, टीबी प्लस ईआरबी, तो क्या हो गया? ईसी हो गया। तो क्या बोल सकते हैं? आईआरबी प्लस ईसी, एक ही बात है ना। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? कहलाती है जैविक क्षमता या वाइटल कैपेसिटी। कि अधिकतम निकालने के बाद जितनी अधिकतम ले सकते हैं या अधिकतम लेने के बाद जितनी अधिकतम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें वो सारी वायु आ जाएगी जिसका अपन एक्सचेंज कर सकते हैं फेफड़ों में, जिनका संवादन होता है। संवादन मतलब वेंटिलेशन, मतलब एक्सचेंज होता है। भाई आरबी को छोड़ के सारी वायु एक्सचेंज हो जाती है, भाई आरबी बस बची रहती है, बाकी तो सारी वायु हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी अधिकतम वायु क्या कहलाएगी? वीसी। अब इसके बाद लास्ट जो क्षमता है, लास्ट है टीएलसी। क्या है टीएलसी? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता क्या है? वायु का अधिकतम आयतन जो फेफड़ों में रह सकता है। वायु का अधिकतम आयतन जो फेफड़ों में रह सकता है। तो सारे आयतन किसमें रहते हैं? भाई अधिकतम आयतन कितना रह सकता है? वायु का ये रह सकता है, मतलब आरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी, इसको अपन क्या कहेंगे? टीएलसी। तो टीएलसी में क्या क्या आ गया? टीएलसी में आ गया आरबी, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, और इनको मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? वीसी प्लस आरबी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फेफड़ों की कुल क्षमता। तो बात समझ में आ गई सारी क्षमताएं। देखो आईसी क्या है? सामान्य अंतः श्वसन के साथ बलपूर्वक अंतः श्वसन, मतलब टीबी प्लस आईआरबी। ईसी क्या है? सामान्य बाह्य श्वसन के साथ बलपूर्वक बाह्य श्वसन, मतलब टीबी प्लस ईआरबी। एफआरसी क्या है? सामान्य बाह्य श्वसन कर दिया, अब कितनी वायु बच गई? तो सामान्य बाह्य श्वसन के बाद एक तो ईआरबी बच गई जो बलपूर्वक निकाल सकते हैं लेकिन अभी निकाली नहीं है, दूसरी आरबी बच गई जो कि हमेशा फेफड़ों में रहती है, वो क्या कहलाएगी? एफआरसी। एफआरसी के बाद अपन ने क्या पढ़ा? वीसी। बलपूर्वक लेने के बाद जितनी बलपूर्वक निकाल सकते हैं या बलपूर्वक निकालने के बाद जितनी बलपूर्वक ले सकते हैं। और लास्ट है टीएलसी, कुल आयतन, मतलब कुल आयतन जो कि फेफड़ों में रह सकता है। तो ये सभी आयतन फेफड़ों के थे, तो कुल सभी को क्या कर देंगे अपन? प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर? ये सारी समझाएं। चलिए अब अपन इसमें बात करते हैं। एक दो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसमें अभी, जो इन आयतन क्षमताओं से अलग है, इन्हीं से रिलेटेड है लेकिन अलग है। यहाँ पर एक तो है एमआरवी। एमआरवी होता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। जैसे कि एक मिनट में, एक बार में जो अपन अंतः श्वसित करते हैं या एक बार में जो अपन बाह्य श्वसित करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? टीबी कहते हैं। अब एक मिनट में जितनी अंतः श्वसित करेंगे या एक मिनट में जितनी बाह्य श्वसित करेंगे उसको क्या कहते हैं? उसको एमआरवी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट में तो जो एक मिनट में कितनी बार श्वसन करते हैं? 12 से 16 बार लगभग, है ना। तो एक बार में, मतलब ये एक मिनट का है, अपन कह सकते हैं एक मिनट में अंतः श्वसित, एक मिनट में अंतः श्वसित या बाह्य श्वसित वायु का आयतन। ठीक है, एक मिनट में अंतः श्वसित या बाह्य श्वसित वायु का आयतन। और ये कब की बात कर रहे हैं अपन? ये सामान्य श्वसन के दौरान, बलपूर्वक नहीं, सामान्य श्वसन। एक बार में कितनी करते हैं? तो टाइडल वॉल्यूम। तो एक मिनट में कितनी करेंगे? इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं श्वसन दर प्रति मिनट से, तो आ जाएगा 500 इंटू 12 से 16, तो लगभग कितनी आ जाएगी? 6000 से
8000 ml, मतलब 1 मिनट में हम इतनी वायु अंतःश्वसित करते हैं और 1 मिनट में इतनी वायु बाहर श्वसित करते हैं। इसको अपन एमआरवी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक वॉल्यूम और बता रहा हूँ यहाँ पर, मिनिमल एयर जिसको कहते हैं अपन, मिनिमल एयर या न्यूनता वायु कहते हैं। ये मिनिमल एयर क्या है, हम कहते हैं कि जो आरबी होता है, अपशिष्ट आयतन, उसको हम फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते जीवित अवस्था में, लेकिन मरने के बाद वो निकल जाएगा। लेकिन मरने के बाद भी थोड़ी सी वायु फेफड़ों में बच जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमल एयर कहते हैं, ठीक है। मिनिमल एयर कितनी होती है, ये मृत्यु के पश्चात शेष वायु आयतन है। मृत्यु के पश्चात जितना बच गया, और मृत्यु के पश्चात कितना बच जाता है, 50 ml, 50 मिलीलीटर वायु ऐसी होती है जो रेसिडुअल वॉल्यूम की हकाली भाग होती है, लेकिन ये मृत्यु के बाद भी बाहर नहीं निकल पाती, इसको मिनिमल एयर कहते हैं। अच्छा, इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, जैसे कि बच्चा पहली बार सांस कर लेता है जन्म के पश्चात या जन्म के पहले, जन्म के बाद पहली बार सांस लेता है, जन्म के बाद भी आपने देखा होगा बच्चा जन्म के बाद रोता है ना, और नहीं रोता तो डॉक्टर उसको रुलाते हैं, देखा है, उल्टा लटका के मार के, क्यों रुलाते हैं, ऐसा थोड़ी है बच्चा रोया नहीं, मजा नहीं आया इसको रुलाओ, देखा होगा रुलाते हैं, अगर वैसे नहीं तो मूवीज में देखा होगा सही है, रुलाते हैं। असल में होता क्या है, देखो कि बच्चा जब सांस लेगा, फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं हैं, कितनी कोशिकाएं हैं फेफड़ों में, 300 मिलियन कोशिकाएं। अब जैसे अपन अभी बच्चे ने कभी सांस नहीं ली थी तो सारी कोशिकाएं पिचकी हुई थी, सारी कोशिकाएं क्या थी, बिल्कुल पिचकी थी, उसमें कोई भी वायु नहीं थी, क्योंकि बच्चे ने कभी सांस नहीं ली। अब वो जब सांस लेगा तो जब होता है ना, पहली बार जैसे कोई गुब्बारा है आपके पास, बलून है, पहली बार फुलाओगे तो ताकत ज्यादा लगती है ना, उसके बाद उसमें हवा निकाल तो दूसरी बार फुलाओ आसानी से फूल जाता है। बात वही है, यहाँ पे इसको 300 मिलियन गुब्बारे फुलाने हैं, वो तो एक ही बात थी, 300 मिलियन। तो जब बच्चा सांस लेगा और पहली बार कोशिकाएं फूलेंगी तो उसको दर्द होगा, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रोता है। और नहीं रोया इसका मतलब सांस नहीं ली, भाई नहीं रोया मतलब उसने सांस नहीं ली। लेकिन एक बार सांस ले ली बच्चे ने तो फिर अब देखो, अगर बच्चा कई बार ये पोस्टमार्टम करते हैं ये पता करने के लिए कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद मरा है या जन्म से पहले मरा है, तो क्या करते हैं उस केस में, देखो जन्म के पहले मरा होगा तो उसके फेफड़े में बिल्कुल भी वायु नहीं होगी, लेकिन जन्म के बाद मरा होगा तो 50 ml होगा, तो क्या करते हैं, फेफड़ों का कुछ भाग लेके और पानी उसमें फ्लोट कराते, तैराते पानी में डुबाते हैं, तो उसमें वायु होगी तो पानी में पता चल जाएगा, डर जाएगा, इसका मतलब बच्चा जन्म के बाद मरा है, और जन्म के पहले मरा होगा तो वो डूब जाएंगे पूरी तरह से। तो इसलिए ये मिनिमल एयर का यूज करते हैं, ये पता करने के लिए कि बच्चा जन्म के बाद मरा है या मरा हुआ पैदा हुआ था, ठीक है। तो वो मिनिमल एयर इसलिए मैंने यहाँ पर बताई आपको। अच्छा, एक होती है डेड स्पेस एयर, डेड स्पेस एयर या मृत अवकाशीय वायु, डेड स्पेस एयर या मृत अवकाशीय वायु, इसको समझना ध्यान से, थोड़ा ये समझने वाली बात है। मृत अवकाशीय वायु या डेड स्पेस एयर का मतलब क्या होता है, भाई अभी तक अपन जितने आयतन या क्षमताओं की बात कर रहे थे तो किसकी थी, फेफड़ों की, लेकिन फेफड़ों के बाहर भी तो श्वसन मार्ग में वायु होगी ना, भाई श्वसन मार्ग में श्वसनी भी आती है, ट्रेकिया भी आती है, यहाँ पर भी तो वायु होगी, तो फेफड़ों के बाहर श्वसन मार्ग में जो वायु होती है उसको क्या बोलते हैं, डेड स्पेस एयर या मृत अवकाशीय। तो फेफड़ों के बाहर श्वसन मार्ग में उपस्थित वायु, और ये कितनी होती है, ये होती है 150 ml फेफड़ों के बाहर। मतलब अभी तक जो अपन वायु की बात कर रहे थे, ये वायु कौन सी थी, फेफड़ों के अंदर की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब जो वायु की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर फेफड़ों के बाहर जो है, यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं, मृत अवकाशीय वायु, जो कितनी होती है, 150 ml। अच्छा, अब ये बताओ, ये ऑक्सीजनीकृत होगी या डीऑक्सीजनीकृत होगी, ये 150 ml जो है ऑक्सीजनेटेड होगी या डीऑक्सीजनेटेड होगी, डीऑक्सीजनेटेड। देखो, अगर जब अपन अंतः श्वसन करते हैं, देखना यहाँ पर समझना, जब अपन अंतः श्वसन करते हैं तो कितनी वायु अंतः श्वसित करते हैं एक बार में कितनी वायु आती है फेफड़ों में, चलो ये बताओ, 500 आती है भाई। अंतः श्वसन जब अपन करते हैं तो एक बार में कितनी वायु आती है, 500, और हमने ली कितनी है, 500, ली भी तो हमने 500 है, और आई भी कितनी है, 500। पर ये बताओ, क्या ये 500 पूरी वाली आई है, 500 ml वायु ली है अपन ने, तो यहाँ अंतः श्वसित 500 करी, तो क्या ये पूरी की पूरी 500 इधर आई है, नहीं आई। 150 तो ये आई है जो पहले थी, 150 तो ये वाली आई है जो कि पहले से थी, और इसमें से कितनी आई है, 350 आई है, और इसकी 150 बच गई है। कैसी है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, इसकी 150 यहाँ बच गई। भाई अपन ने 500 ml वायु ली एक बार में, फेफड़ों में भी कितनी आई, 500, लेकिन ये वाली 500 नहीं आई, पहले तो ये 150 आ गई जो पहले से थी, उसके बाद इसमें से 350 आ गई, और इसकी 150 यहाँ बच गई। अभी कैसी है, अभी तो जो ली थी वही है ना, तो मतलब कैसी है, ऑक्सीजनेटेड है। तो ये 350 जो आई है ये तो कैसी है, ऑक्सीजनेटेड, ये तो अपन को पता चल गया कि ये वाली कौन सी है, ऑक्सीजनेटेड, ये 350। अब देखो, इसमें जो बच गई वो कैसी है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब मृत अवकाशीय वायु। अगर मैं बोलूं आपसे अंतः श्वसन के दौरान कैसी है, अंतः श्वसन के दौरान कैसी है, ऑक्सीजनेटेड। अब उल्टा करते हैं, बाहर निकालते हैं। भाई एक बार में कितनी वायु बाहर निकालते हैं, 500 ml निकालते हैं। फेफड़ों से जाती भी कितनी है बाहर, 500, फेफड़ों से निकलती भी कितनी है, 500। लेकिन फेफड़ों से जो निकली क्या ये 500 यही थी, नहीं थी, पहले तो 150 जो थी वो निकली, पहले तो पहले से 150 थी वो निकलेगी ना, और पहले से 150 कौन सी थी, ऑक्सीजनेटेड। तो इस 500 में 150 तो कौन सी निकली, और 350 फेफड़ों वाली निकली, प्लस 350 कौन सी निकली, डीऑक्सीजनेटेड। अब इसकी 150 बच गई, अब इसकी 150 यहाँ बच गई, तो अब कैसी है, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब मृत अवकाशीय वायु बाह्य श्वसन के दौरान कैसी होती है, ये कैसी होती है, बाह्य श्वसन के दौरान ये जो मृत अवकाशीय वायु होती है वो कैसी होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड होती है, ठीक है। फिर अंतः श्वसन किया तो 150 तो यही आ गई जो कैसी थी, डीऑक्सीजनेटेड, और 350 कौन सी आई, जो ऑक्सीजनेटेड थी, और इसका आखिरी वाला 150 बच गया।
फिर जब बाहर निकाली तो 150 तो पहले ये वाली निकली जो कैसी थी, ऑक्सीजनेटेड, और 350 फेफड़ों वाली निकली जो कैसी थी, डीऑक्सीजनेटेड। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छा दोनों फेफड़ों के लिए कॉमन लेवल से बना के दिखा रहा हूँ, है ना, दोनों फेफड़ों में 500 आती है मिलकर, अब 250 मिलकर बना कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो दोनों के लिए कॉमन ही बता। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि जब अपन ने सीधी सी बात है, जब अपन ने अंतर श्वसन किया तो अंतर श्वसन वाली आखिरी 150 बच गई, जब अपन ने बाह्य श्वसन किया तो बाह्य श्वसन वाली आखिरी 150 बच गई। समझ में आया ना, अंतर श्वसन किया तो अंतर श्वसित वायु का आखिरी वाला 150 बच गया, मतलब ऑक्सीजनेटेड। जब अपन ने बाह्य श्वसन किया तो बाह्य श्वसित वायु का आखिरी 150 बच गया, मतलब बाह्य श्वसित वायु का बचा मतलब डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो फिर जब अंतर श्वसन किया तो 150 तो वही आ गई जो कि बाहर निकल रही थी, और 350 वो आ गई जो हमने ली थी। ठीक है, फिर जब बाह्य श्वसन किया तो 150 तो वो निकली जो पहले अंदर आ रही थी, मतलब ऑक्सीजनेटेड, और 350 वो निकली जो कि फेफड़ों से निकल रही थी। तो बात समझ में आई है, मृत अवकाशी वायु क्या है। तो मृत अवकाशी वायु का मतलब समझ में आ गया, फेफड़ों के बाहर जो वायु है, और ये अंतर श्वसन के दौरान अंतर श्वसित वायु होगी और बाह्य श्वसन के दौरान बाह्य श्वसित वायु होगी, मतलब अंतर श्वसन के दौरान ऑक्सीजनेटेड होगी और बाह्य श्वसन के दौरान डीऑक्सीजनेटेड होगी। इसको कहते हैं अपन डेड स्पेस। क्लियर है। अब इसको अलग अलग तरीके से बताइए, जैसे भी आपको याद रखना है, हम लोग सीधी सी बात, अगर ज्यादा दिक्कत है तो यही याद रखो, अंतर श्वसन के दौरान अंतर श्वसित वायु होगी मतलब ऑक्सीजनेटेड होगी, बाह्य श्वसन के दौरान बाह्य श्वसित वायु होगी मतलब डीऑक्सीजनेटेड होगी। फिर उसको और सिंपल समझना है, दो लाइनें याद रख लो, फिर उसके बाद भी नहीं समझ सकते तो फिर इसको सॉल्व करो। तो ठीक है, तो ये मृत अवकाशी वायु। अब अपन पढ़ते हैं गैसों का विनिमय। अब अपन गैसों का विनिमय पढ़ेंगे, एक्सचेंज की बात करेंगे। यहाँ पर विनिमय, यहाँ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, गैसों का विनिमय कैसे होता है। तो भाई गैसों का विनिमय उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, मतलब किसके द्वारा ये जो विनिमय होगा, ये विनिमय होता है किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। गैसों का विनिमय विसरण, विसरण मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो यहाँ पर पहले तो अपन पढ़ लेते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण दर को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण दर या जिसको अपन डिफ्यूजन रेट कहते हैं, इसको अपन शॉर्ट में अभी ना डिफ्यूजन रेट ही लिखेंगे। देखो पहला कारक विसरण दर, या जिसको अपन अभी आगे क्या लिखेंगे, डीआर से लिखेंगे, समानुपाती होती है किसके, गैसों की घुलनशीलता की। ये गैसों की घुलनशीलता के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है, जो गैस जितनी ज्यादा घुलनशील होगी उसकी विसरण दर उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे CO2 अगर बात करें, CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की, CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक है। CO2 की रक्त में घुलनशीलता ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक है। इसका मतलब क्या है, विसरण दर किसकी ज्यादा होगी, किसकी, विसरण दर CO2 की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। दूसरा जो है इसको प्रभावित करने वाला क्या है, डिफ्यूजन रेट या विसरण दर समानुपाती होती है दाब में अंतर के, किसी गैस के दाब में कितना अंतर है उसके भी समानुपाती होती है। जैसे कि अपन मानो ये एक श्वसन झिल्ली है जिसके आर पार गैसों का विनिमय होना है, यहाँ पर एक गैस का दाब 100 है, यहाँ पर 80 है, तो 100 से कहाँ जाएगी, 80 की तरफ। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 से कहाँ जाएगी, 100 से 50, लेकिन ज्यादा तेजी से किस स्थिति में जाएगी, दूसरी वाली में ज्यादा तेजी से जाएगी ना, क्यों, क्योंकि दाब में अंतर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा अंतर होगा वो दाब है उतनी तेज क्या होगी, विसरण दर होगी। और तीसरा कारक जो श्वसन दर को प्रभावित करेगा, तीसरा कारक जो श्वसन दर को प्रभावित करेगा, तो डिफ्यूजन रेट, श्वसन दर व्युत्क्रमानुपाती होती है श्वसन झिल्ली की मोटाई, श्वसन झिल्ली की मोटाई, मतलब श्वसन झिल्ली जितनी ज्यादा मोटी होगी, श्वसन झिल्ली मतलब जिसके आर पार विनिमय होना है, वो जैसे ये झिल्ली है इसके आर पार विनिमय होना है, वो श्वसन झिल्ली जिसके आर पार विनिमय होना है उसकी मोटाई के, श्वसन झिल्ली जितनी अधिक मोटी होगी विसरण दर उतनी कम होगी, और श्वसन झिल्ली की मोटाई जितनी कम होगी विसरण दर उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अपन ने क्या बोली, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब ये श्वसन झिल्ली अपन किसको बोल रहे हैं, चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या है ये श्वसन झिल्ली। श्वसन झिल्ली या जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। तो भाई श्वसन झिल्ली जिसके आर पार गैसों का विनिमय हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो गई क्या, कुपिका, कुपिका में कौन सी उपकला होगी, सरल शल्की उपकला, कुपिका में है सरल शल्की उपकला, इसके यहाँ पर है रक्तवाहिनी, यहाँ पर होगी रक्तवाहिनी, और केशिकाएं होगी मतलब, और केशिकाओं की भित्ति को क्या बोलते हैं, केशिकाओं की भित्ति को क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। उत्सर्जन तंत्र में भी अपन ने पढ़ा, परिसंचरण में भी पढ़ा, केशिकाओं की भित्ति को क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, वो भी सरल शल्की उपकला ही होती है। अब ऑक्सीजन तो कुपिकाओं से रक्त में आएगी और CO2 रक्त से कुपिकाओं में जाएगी, तो जितनी झिल्ली को पार करके ये जाएंगी वो सभी मिलकर क्या बनाती है, श्वसन झिल्ली। जैसे वहां पे निषेधन झिल्ली पढ़ा था उत्सर्जन, भाई निषेधन जितनी झिल्ली को पार करके रक्त संचरण आता था वो निषेधन झिल्ली है, वैसे ही यहाँ जितनी झिल्ली को पार करके गैसेस आएंगी वो क्या है, श्वसन झिल्ली है। कौन कौन सी झिल्लियां हैं, कौन कौन सी इस तरह देखिए, सबसे पहले ये तो है कूपी की उपकला, कूपी की उपकला है ना, उसके बाद यहाँ क्या हो गई, ये कुपिकाओं की क्या हो गई, आधारीय झिल्ली हो गई। इसके बाद ये यहाँ पर क्या हो गया, ये एक अंतराकाश हो गया या बीच का स्पेस हो गया, ठीक है, या स्पेस हो गया ना, दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह होगी ना, ये अंतरकोशिकीय अवकाश हो गया, इसको जो भी कहना है आपको, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, इसको अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर स्पेस भी कह सकते हैं या अंतरकोशिकीय अवकाश भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये क्या है, आधारीय झिल्ली किसकी, आधारीय झिल्ली किसकी, एंडोथीलियम की। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एंडोथीलियम। तो ये सभी मिलकर क्या बनाती है, ये सभी मिलकर बनाती है श्वसन झिल्ली। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इसको कंसीडर नहीं किया उन्होंने,
तो फिर कितनी परत बच गई? 4 बची, 3 बची, 4। अब एनसीईआरटी ने इसका मतलब 3 बची, कौन कौन सी? देखो ये नहीं है, अब मतलब उन्होंने इसकी आधारीय झिल्ली और इसकी आधारीय झिल्ली को एक ही मान लिया, जुड़ा हुआ, तो 3 ही तो बची, कुकी की उपकला, एंडोथीलियम और आधारीय झिल्ली। तो एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है कि कितनी स्तर होती है श्वसन झिल्ली में? 3 स्तर होती है, कौन कौन सी? कुकी की उपकला, दूसरा आधारीय झिल्ली और तीसरी क्या है? एंडोथीलियम। और आधारीय झिल्ली, श्वसन झिल्ली हमारी बहुत पतली होती है, 0.2 मिलीमीटर की, मतलब 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम है मोटाई, जिससे कि श्वसन दर, क्योंकि जितनी पतली होगी श्वसन दर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है? तो 0.2 मिलीमीटर है श्वसन झिल्ली की मोटाई। बात आई समझ में? आगे नो डेड स्पेस के चक्कर में ज्यादा नहीं उलझना, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है पूरा तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है इतना ध्यान रख लो, अंतर श्वसन के दौरान ऑक्सीजनेटेड और बाह्य श्वसन के दौरान डीऑक्सीजनेटेड, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना? और फिर ये पूरी घड़ी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इस घड़ी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो 500 एमएल हम लेते हैं ना, वो 500 की 500 फेफड़ों में सीधे नहीं जाती, 150 तो डीऑक्सीजनेटेड जाती है और 350 ऑक्सीजनेटेड जाती है। ये समझने में से आसानी होती है डेड स्पेस से। और जो हम वायु बाहर निकालते हैं वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड नहीं होती, वो 350 डीऑक्सीजनेटेड होती है और 150 ऑक्सीजनेटेड होती है।